जय हिंद। क्लास 12th विषय जो है इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम जो है वो ईट, मन के तथा अस्थियां, है ना। ईट के बारे में हम लोग जानेंगे, मन के बारे में जानेंगे, अस्थियां के बारे में जानेंगे। इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी ये फेमस है ये चैप्टर, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पूरा इसमें पढ़ना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, कि वहाँ किस तरह के जो था किस तरह से वो नगर बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को और सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, बहुत तरह तरह का नाम है ना। तो ये सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं, जो लगभग जो है 6000 साल पुराना ये सभ्यता है, इसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि यहाँ आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग का PDF दिया जाता है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारा चीज जो है ये इस चैप्टर का जो है बोला गया है। तो हम लोग इसमें जो विशेष करके देखना है हम लोग को हड़प्पा सभ्यता, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, तथा हड़प्पा वासी लोग जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। मतलब वहां के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, है ना, किस तरह का उनका रहन सहन था, क्या खाते थे, वहां का रीति रिवाज क्या था, वहां लोग किस चीज का खेती करते थे या फिर तो जीवन यापन किस तरह से करते थे, वो सारा चीज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज जानने से पहले हम लोग समय के बारे में जानेंगे। इतिहास का समय जो है वो समय जो है उसको 2 भाग में बांट दिया गया है ना। इतिहास के जो भी समय उसको 2 भाग में बांटा गया है। समय को बांटा इस तरह से गया है कि ईसा मसीह का जन्म होता है ना। ईसा मसीह से जन्म के पहले, है ना, ईसा मसीह का समय जन्म से पहले के जो है उसको ईसा पूर्व बोला जाता है ना, ईसा पूर्व बोला जाता है। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को जो है ईसवी बोला जाता है। यहाँ बात समझिएगा, ईसा मसीह के जन्म साल को जो है वो ईसा मसीह का जन्म का साल बोला जाता है, लेकिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले के साल को जो है ईसा पूर्व बोला जाता है। मतलब वहां समय जो है उल्टा चलता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है समय को ईसवी बोला जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस जगह पर जो है ईसा मसीह का जन्म होता है, ठीक है। अब यहाँ का समय जो है इससे पहले का समय जो है इस तरह चलता था, 1 ईस्वी, 1 ईसा पूर्व, फिर 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व, 5 ईसा पूर्व, मतलब इस तरह से चलते गया समय। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है समय ऐसे चला, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, तो इस तरह से आते आते अभी 2024 है ना। लेकिन पहले समय क्या था, तो पहले इस तरह से उल्टा था। जैसे कि अभी 5 ईसा पूर्व है और यहाँ 1 ईसा पूर्व है, तो कौन ज्यादा पुराना है, तो 5 ईसा पूर्व ज्यादा पुराना है। लेकिन अगर ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि 1 ईस्वी ज्यादा पुराना है कि 5 ईस्वी पुराना है, तो 1 ईस्वी ज्यादा पुराना है। मतलब यहाँ समय जो है वो बिल्कुल जो बदला चुका है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व बोला जाता है, इधर समय जो था उल्टा चलता था, लेकिन ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ईस्वी चलता है, जो कि हम लोग का सीधा जैसे 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते क्रम में। लेकिन इधर जो था इधर से उल्टा बढ़ते जाता था। तो ये चीज आप आई होप की समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृति क्या होता है, तो पुरातत्विद, है ना, पुरातत्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातन वस्तुओं के लिए, ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का कालखंडों में संबंधित पाए जाते हैं। मतलब यहाँ समझिए, संस्कृति का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज होता है। जैसे हम लोग का रीति रिवाज संस्कृति है कि जैसे झारखंड, झारखंड की संस्कृति है कि यहाँ अपना रीति रिवाज चलता है, यहाँ का अपना त्योहार होता है, तो वो संस्कृति को ही हम लोग रीति रिवाज को जो है संस्कृति बोलते हैं। पुरातन संस्कृति शब्द जो है वो प्रयोग पुरातन वस्तुओं के लिए किया जाता था। ऐसा विशिष्ट शैली होते थे जिसमें कि सामान्यतः एक साथ विशेष भौगोलिक कालखंड मतलब खंड में बांट दिया गया है। जैसे कि झारखंड है, झारखंड का विशेष जो है क्या है कि यहाँ जंगल झाड़ है ना, इस तरह के यहाँ संस्कृति है। यहाँ जो है वो यहाँ का त्योहार जो है फेमस त्योहार में से कर्मा आता है, सरूल आता है, ये सारा चीज, तो ये झारखंड का संस्कृति। इसी तरह से हर एक जगह का कुछ ना कुछ क्या होता था, संस्कृति होता था। एक एरिया जो बांट दिया जाता था कि इतना एरिया में है जो कि ये यहाँ इस तरह के संस्कृति चलेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पुरातत्विक सामग्री क्या होता है। तो समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री का ही पुरातत्विक सामग्री कहा जाता है। समझिए बात को, पुरातत्विक सामग्री किसको बोलते हैं, तो समकालीन अर्थात मतलब जो पुराना, है ना, प्रत्यक्षदर्शी जो है सामग्री होता है उसी को जो है पुरातत्विक सामग्री बोला जाता है। अब पुरातत्वेदा अथवा पुरातत्विद क्या होता है, पुरातत्वेदता और पुरातत्विद, इसके बारे में हम समझिए। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन करके पुरातत्विक सामग्री की खोज करने के वाले विद्वान को जो है पुरातत्वेदा और अथवा पुरातत्विद कहलाता है। मतलब देखिए, अभी हड़प्पा का खोज हुआ था, है ना, हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ है, क्या है, नहीं, किस तरह के, इसका खोज हुआ। तो जो लोग खनन करके पुरातत्विक सामग्री को खोजते हैं उसी को जो है वो पुरातत्वेता बोला जाता है। जैसे मान लीजिए इतिहास जो लिखता है ना, जो व्यक्ति इतिहास को लिखता है उसको इतिहासकार बोला जाता है। तो उसी तरह से जो विभिन्न स्थान पर अलग अलग जगह पर जाके व्यक्ति जो है उत्खनन करता है, मतलब वहां का खुदाई करता है, और पुरातत्विक सामग्री मतलब जो पुराने जो सामग्री जो है वहां धंसा पड़ा हुआ है, जो दबा पड़ा हुआ है, उसको खोज कर निकालता है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं उस तरह के विद्वान को बोलते हैं पुरातत्वेता, है ना, या पुरातत्विद बोलते हैं।
यहाँ हाई समझ में आया होगा कि पुरातत्वेदा क्या होता है या फिर तो पुरातत्विद क्या होता है। तो विभिन्न स्थान पर जहां उत्खनन करके कोड़ कर जो है पुरातत्विक वस्तुओं को जो है, सामग्री को जो है मतलब जमा किया जाता है ना। और जो व्यक्ति उसको जमा करता है, जो विद्वान जमा करता है, जो वहां खुदाई करवाता है, उस व्यक्ति को जो है पुरातत्वेता या पुरातत्विद बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व, है ना, तो पुरातत्व संस्कृत भाषा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना और उनकी रक्षा करना। पुरातत्व का मतलब होता है कि जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में जानना और उसको जो है सुरक्षित रखना, रक्षा करना, इसी को जो है पुरातत्व बोला जाता है। अब पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से विभिन्न गर्भ में, है ना, अलग अलग पृथ्वी के गर्भ में जो है छिपा हुआ है, मतलब पृथ्वी के अंदर में जो भी चीज छिपा हुआ है उसको खुदाई करके, मतलब कोड़ कर, और अतीत के लोगों की भौतिक जीवन की ज्ञान प्राप्ति, मतलब यहां समझिए पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। तो पुरातत्व का जो है संस्कृत शब्द से बना हुआ है और इसका जो अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं के बारे में जानना और उस वस्तु के रक्षा करना, ये होता है पुरातत्व का अर्थ। अब इसमें क्या होता है कि जिसके माध्यम से पृथ्वी के जहां भी, पृथ्वी के कोई भी जगह पर जो है पुरानी वस्तुएं छिपी हुई है, तो उस सामग्री को जो है खुदाई करके और उसको निकालना, और उसके निकालने के बाद जो है वो उनके वहां अतीत में जो लोग रहते थे उनके भौतिक जीवन के बारे में जो है ज्ञान की जो है प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पहले लोग किस तरह से रहते थे उसका सबूत के तौर पर कि हाँ ये चीज के यूज करते थे, इस तरह से यूज करते थे। तो ये होता है पुरातत्व का अर्थ। नेक्स्ट आता है कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होने के कारण जो है पुरातत्व क्या है, एक अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये स्रोत है। इसके अंतर्गत जो है खुदाई कर करके जो है जहां खुदाई किया जाता है वहां से सिक्का, अभिलेख, खंडहर, स्मारक, ये सारा चीज वहां से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है। और किसी भी जाति सभ्यता का जो है इतिहास प्राप्त कर, ये पुरातत्व का एक प्रमुख साधन है। और इस पुरातत्व से जो है वो पता चलता है कि मतलब पहले के लोग किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, वो सारा चीज। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। यहाँ मेन हम लोग का जो टॉपिक है यही चीज पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है उसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा नामक स्थान था और उस नाम के स्थान पर ही इसको किया गया है। फिर समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा नामक एक जगह था, स्थान था, उसी स्थान पर इसको रखा गया है जहां की यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। अब हड़प्पा सभ्यता काल का निर्धारण जो है वो अभी से, है ना, इसका काल जो निर्धारण किया गया है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता हुआ है, अभी हम क्या ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बता रहे थे, है ना। यहाँ जो था वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 0 यहाँ से समय शुरू होता है, तो यहाँ जो है वो समय उल्टा चलेगा, है ना। 1900 यहाँ आएगा और 2600 इधर आएगा। मतलब 2600 से लेके 1900 के बीच में जो है इसका हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है कि मतलब इस काल का जो है ये यहाँ तक चला था। हड़प्पा सभ्यता जो था 1900 से लेके, है ना, 26, है ना, 2600 से 1900 के बीच में ये चला था। अब इस क्षेत्र में जो है सभ्यता से पहले के और बाद के संस्कृति का अस्तित्व में थे, जिसे क्रमशः आरंभिक तथा प्रतिवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। देखिए यहाँ बात समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो निर्धारण किया गया, समय जो इतिहासकार के द्वारा कि हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना सभ्यता है, तो इसका काल निर्धारण किया तो इसमें पता चला कि लगभग जो ये 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की बात है, जो कि लगभग जो अभी से 6000 साल 5000 साल पहले की बात है। अब इस क्षेत्र में जो है सभ्यता से पहले की और बाद के संस्कृति के अस्तित्व में आया, मतलब सभ्यता से पहले की चीजें भी देखने के लिए मिला और सभ्यता के बाद भी चीजें के लिए देखने के लिए मिला, और जिन्हें जो है क्रमशः जो है आरंभिक, मतलब शुरुआती और परवर्ती हड़प्पा बोला जाता है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो चीजें मिला, सबूत मिला, उसको आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। और इन संस्कृतियों से जो है वो हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा भी कहा गया है, संस्कृत में कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा आखिर पड़ा क्यों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया है। हड़प्पा नामक जगह था, हड़प्पा नाम की एक जगह था, इसलिए इसको सभ्यता दे दिया हड़प्पा सभ्यता। और क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर यह संस्कृति सबसे पहले खोजा गया था, मतलब इसका जो रीति रिवाज है, संस्कृति जो था, ये सबसे पहले वहीं मिला था। हड़प्पा जगह, जो हड़प्पा जगह था, वहां से ही सबूत जो था वो मिलना शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम वहीं से चालू हो जाता है कि सभ्यता का जो नाम जो दिया जाए वो हड़प्पा सभ्यता ही दिया जाए। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश जो जगह था वो सिंधु नदी के घाटी पर फैला हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। अब इसको कांस्य युग सभ्यता भी बोला जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को 3 नाम यहाँ अभी अब तक बताएं। हड़प्पा सभ्यता तो जाना ही जाता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो कांस्य युग सभ्यता के बारे में इसको जाना जाता है। कांसा का मतलब इस सभ्यता में जो है वो कांसा का यूज जो था वो बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए इसको कांस्य युग सभ्यता भी बोला जाता है।
हड़प्पा में लोग जो था ना, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग था वो औजार बनाने के लिए जो है तांबे एवं टीन धातु के मिलाकर जो था वो कांसा बनाता था, और उस कांसे का उपयोग किया जाता था हथियार ये सब बनाने में। और हड़प्पा के कांस से बनी हुई पुरातत्व वस्तुओं और औजार हो गया जिसे शिल्पियों बहुत मेहनत करके जो है वो बनाया जाता था, और इस कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस युग सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय जो था कांसा का यूज बहुत ज्यादा ये लोग करता था। अब हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है 1921 से 22 ईस्वी में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। कब हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 से लेके 22 ईस्वी में खोजा गया है, मतलब हाल फिलहाल में जो है ना, जब हम लोग गुलाम थे उस समय खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 से लेके 22 ईस्वी में दयाराम साहनी और एक और व्यक्ति है रखालदास बनर्जी, ये दोनों जो था वो नेतृत्व ये दोनों को करने वाला जो था वो सर जॉन मार्शल, और ये दोनों के जो था वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है ये दोनों इस सभ्यता को खोजा था। सबसे पहले जो था वो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, है ना, दयाराम साहनी का पूरा नाम जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी, ये तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जो था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक जगह का मतलब खोज किया गया था। ठीक है, हड़प्पा का खोज किया गया था कौन? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ हड़प्पा भूल अगर जाते हैं आप तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क ख लिखते हैं ना, तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ तालब से आता है ना, तो इसको छोड़िए, मूर्धन से आता है, धन से आता है, ह आता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो ह और स, है ना, ह स दोनों एक में आता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया है वो साहनी मतलब दयाराम साहनी किया है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है दयाराम साहनी के द्वारा तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक जो स्थान का खुदाई किया गया था और इस सभ्यता जो था वो खोजा गया था। अब हड़प्पा के पश्चात, है ना, हड़प्पा के पश्चात जो था 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नाम का जगह खोजा। यहाँ अभी एक शॉर्टकट ट्रिक हम क्या बताएं कि हड़प्पा जो था ह और स एक लाइन में आता ना, मूर्धन स धन स ह, इस तरह से, तो ह और स एक लाइन में आता है। तो हड़प्पा का जो खोज किया था वो साहनी किया था, याद रहेगा आप लोग का। अब बात आता है इसका मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा के पश्चात जो है रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक का स्थान किया था, है ना। अब यहाँ देखिए रखालदास बनर्जी, यहाँ हम लोग लिखेंगे प फ, है ना, ब भ म, है ना। अब यहाँ क्या आया? मोहनजोदड़ो, म से मोहनजोदड़ो आया, मतलब म और ब एक लाइन में आ रहा है, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो कौन किया? बनर्जी किया। तो ये ट्रिक्स आप लोग याद रखिए, बहुत काम आएगा। तो हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का क्या किया? खोज किया। अब हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो था वो विकसित सभ्यता जो था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो समय था उसको माना जाता है कि ये हड़प्पा समय था। जैसे कि अभी हम बताए थे समय के बारे में कि यहाँ ईसा मसीह का जन्म होता है। अब यहाँ से समय जो है 1 2, है ना, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से चलता है, तो इस जगह पर 1900 आया होगा, इधर जो है 2600 आएगा, मतलब ये 2600 से लेके से 1900 तक के बीच के जो है समय उसको जो है हड़प्पा सभ्यता का काल उसी के बीच में माना जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में जो था वो निर्धारित किया था। अब इसमें आता है रेडियो कार्बन 14, है ना, जिसको हम लोग C14 बोलते हैं। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति जो है हड़प्पा सभ्यता का समय जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है, अच्छे से माना गया है। नेक्स्ट आता है कार्बन 14 क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन 14 क्या होता है? तो तिथि निर्धारण करने के लिए जो है वैज्ञानिक विधि को जो है वो कार्बन 14 विधि कहा जाता है, मतलब तिथि को जो निर्धारण किया गया था और वैज्ञानिक तरीका से जो विधि जो है उसको निर्धारित किया गया है तिथि का, है ना, तिथि जो तारीख होता है, तारीख का निर्धारण के लिए वैज्ञानिक विधि, मतलब वैज्ञानिक लोग अपना विधि से जो तिथि को निर्धारित करते हैं उनको जो है कार्बन 14 विधि कहा गया है। और इस विधि का खोज जो है, कार्बन 14 विधि का जो खोज है वो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्र जो थे वो BF लीवी द्वारा किया गया था 1946 ईस्वी। अब इस विधि के अनुसार क्या होता है कि किसी भी जीवित वस्तु का, है ना, कोई भी जीवित वस्तु है ना, उसका कार्बन 12 एवं कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाया जाता है। कोई भी जीवित वस्तु है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या है? समान, है ना, इक्वल मात्रा में पाया जाता है। और मृत्यु की अवस्था में जो है कार्बन, है ना, मृत्यु की अवस्था में क्या होता है? कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 जो है ना वो क्षय होने लगता है। मतलब यहाँ बात समझिए कि कार्बन, है ना, कार्बन जो है वो 14 क्या है? तो कार्बन 14 जो है वो वैज्ञानिक, है ना, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा जो है वो तिथि निर्धारित किया जाता है। इसके लिए जो है इसका मतलब कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसका कार्बन 14 विधि का खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात जो फेमस वैज्ञानिक थे रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। अब इसमें क्या है ना, कोई भी जिंदा वस्तु है, किसी प्रकार की भी जीवित वस्तु है, उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 जो है वो समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु मर गया है, मृत्यु हो गया उसका, तो कार्बन 12 जो है वो स्थिर रह जाता है। कार्बन 12 जो है क्या हो गया? स्थिर रह गया, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन कार्बन 14 जो है ना वो कम होने शुरू हो जाता है।
कोई जीवित मतलब जो वस्तु था और वो मर गया है उसके बाद। तो कार्बन का अर्धवायु जो है ना, कार्बन का जो अर्ध आयु जो है, आधा उम्र जो है वो 5568 डिग्री है ना, मतलब 30 वर्ष होता है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ का कार्बन 14 की मात्रा जो है आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु का जो है काल गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, पुराना होगा, उतना ही प्राचीन माना जाएगा। अर्थात जो है यहाँ पदार्थों में कार्बन 14 का क्षय की प्रक्रिया रेडियोधर्मिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा संस्कृति के भाग मतलब चरण। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है वो 3 चरण में बांट दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः जो है वो 3 भाग में बांटा गया है। क्या क्या 3 भाग में कैसे कैसे बांटा गया वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सभ्यता की अवधि मोटे तौर पर 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। सबसे पहला जो है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो कि शुरुआत जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। उसी प्रकार जो है परिपक्व है ना, मतलब ये शुरुआत हो रहा था हड़प्पा सभ्यता का, जब स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा था वो जो था वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मतलब इस समय जो था हड़प्पा सभ्यता शुरू ही हो रहा था। दूसरा जो है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, मतलब ये जो है पूरा फेमस हो गया, पूरी तरह से फेमस हो गया उस समय को जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय को जो माना जाता है वो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। और जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश होने लगा, वो खत्म होने लगा, तो उस समय जो था उस समय 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता को 3 भाग में बांटा गया, 3 समय में बांटा गया। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिला, कैसे लोग जाना कि ये हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ ये इतना पुराना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत जो था वो खुदाई से मिला था। खुदाई जब किया जा रहा था तो खुदाई कैसे किया जा रहा था तो वो चीज भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो खुदाई से मिला, इमारतें मिले, मृद भांड मिले, औजार मिले, आभूषण मिले और मूर्तियां और मुहर, ये सारे चीज जो है वो हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का स्रोत है। इन वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का मतलब खोज हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से हम लोग देखते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, है ना। हम पूरा स्टार्टिंग से पॉइंट देखते हैं, कहानी जैसा समझेंगे। तो उत्खनन हो रहा था। क्या हो रहा था? उत्खनन मतलब खुदाई हो रहा था। खुदाई में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, संघोल हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रंगपुर हो गया, धौलवीरा हो गया, लोथल आदि अनेक स्थान से जो है वो अवशेष मिले थे, सबूत मिले थे, है ना। अब इसके आधार पर जो है पुरातत्वविदों ने यह मत व्यक्त किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, है ना। हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला हुआ था तो अफगानिस्तान में था, बलूचिस्तान में था, सिंध में था, पंजाब में था, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात एवं उत्तर भारत में जो था वो हड़प्पा सभ्यता गंगा तक में फैला हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता का सीमा क्या, तो हड़प्पा सभ्यता का जो बॉर्डर था उत्तर में, है ना, उत्तर साइड में अगर देखा जाए, मतलब ईस्ट साइड में हम लोग देखते हैं, है ना, भारत के ईस्ट साइड में देखते हैं। अगर इधर देखा जाए उत्तर के साइड में, उत्तर के साइड में देखा जाए तो सराय खोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, ये इधर। दक्षिण की तरफ देखा जाए इधर तो मालवन, ताप्ती नदी घाटी और भगवत राव, ये नर्मदा घाटी। पूरब के साइड देखा जाए, इस साइड से देखा जाए तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम के साइड इधर देखा जाए तो सुक्कांगेड़ोर, है ना, मकराम के समुद्री तट, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, मेन जगह के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो मेन जो जगह था, मेन केंद्र जो था तो जम्मू में, है ना, जम्मू में जो था अखनूर एवं मांडा था। पंजाब जो भारत में है वो रोपड़ और संधोल जो है वो मेन जो है फेमस प्रमुख केंद्र था। पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, हड़प्पा उसमें फेमस था। गुजरात के रंगपुर, लोथल, सुरकोटड़ा, है ना, मालवड़, रोवड़ी, ये सारा चीज जो है वो फेमस था। राजस्थान में कालीबंगान, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुरा, हरियाणा में जो था वो मिताथल, बनवाली और राखीगढ़ी। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वो डाबरकोट, सुक्तांगडोर। सिंध जो पाकिस्तान में है वो मोहनजोदड़ो और कोट दीजी, और अलीग मुराद में जो है चहुद्रो आदि। मतलब ये सब फेमस जगह थे, है ना। ये जगह जो है आप लोग एक बार याद कीजिएगा कि ये जगह जो था वो कौन कौन जगह कहाँ, हड़प्पा सभ्यता का मेन जो पॉइंट था। मेन जगह क्या होता है, जैसे मान चलिए कि हम लोग झारखंड बोले तो झारखंड का मेन जो है डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया। अच्छा, भारत के लेते हैं, भारत के मेन जो सिटी है कौन हो गया तो बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारा मेन कलकत्ता हो गया। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो ये मेन जगह था। अब नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता का निर्वाह का तरीका। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से जीवन जीते थे, है ना, जिंदा रहने के लिए क्या तरह के कार्य करते थे, किस तरह के रहते थे, पहनावा क्या था, रहन सहन क्या था, वो सारा चीज। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्वाह के लिए मुख्य तरीका जो था
वो चीज देखते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जो भी चीज खाते थे जो कि पेड़ पौधा से क्या होता था, प्राप्त होता था। मांस तथा मछली भी खाते थे, है ना, मांस मछली खाते थे। गेहूं हो गया, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल, तिल आदि ये सारा चीज वो लोग खाते थे। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद तथा जानवर से मांस भी प्राप्त करते थे, और ये सब को जो है वो लोग खाते थे और अपने जीवन को यापन करते थे। और ये लोग मछली का भी सेवन करते थे। हड़प्पा स्थल पर गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा ये सारा चीज जो है वहां से मिला हुआ है, अनाज प्राप्त हुआ है। अब हड़प्पा के निवासी लोग जो थे वो भेड़ को, बकरी को, भैंस तथा सुअर के मांस का भी सेवन करते थे, है ना। अच्छा, ये सब कैसे पता चला? तो इस बात की पुष्टि जो था वो हड़प्पा स्थल पर मिली इन जानवर का हड्डी से पता चला कि ये लोग इनका भी शिकार करके खाते थे। और इनके अलावा हिरन हो गया, घड़ियाल आदि के भी हड्डियां मिला था। और इस तरह से मतलब संभवतः हड़प्पा निवासी जो था वो जानवर के मांस का भी सेवन करते थे। मतलब जिस तरह से हड्डी मिला तो इसका मतलब कि वो लोग अगर पालते थे, है ना, अगर पालते तो उनको दफन जरूर करते, जिस तरह से व्यक्तियों को दफन किया जाता था। लेकिन ये लोग खाते होंगे, इसलिए खाने के बाद जो है मांस खाने के बाद हड्डी को इस तरह से फेंक देते होंगे। तो ये हड्डी जो मिला ना, उससे पता चला कि ये लोग मांस मछली भी खाते थे। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस तरह के था उसके बारे में। तो हड़प्पा में जो था निवासी बैल से परिचित थे, मतलब बैल उसमें परिचित था। अब पुरातत्वविदों ने जो है उनको मान्यता है, पुरातत्वविदों की मान्यता यह है कि खेत जोतने के लिए जो हड़प्पा आवासी लोग थे वो लोग बैल का प्रयोग करते थे, बैल से हल को जोतते थे। और चोलिस्तान के कई जगह पर जो है वो बनावली हरियाणा से भी जो है वो मिट्टी का जो हल था ना, मिट्टी का हल बना हुआ, उसका प्रतिरूप मतलब मूरत टाइप में जो है वो मिला हुआ था। कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। मतलब कालीबंगा एक ऐसा जगह है कि मतलब वहां जो है हल से खेत जोता जा रहा था, उसका मतलब सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है। और बहुत जगह तो मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है। और बैल से मतलब इससे मतलब ये साबित हो जाता है कि मतलब हड़प्पा वासी लोग जो थे वो बैल का प्रयोग करते थे और बैल से जो है हल जोतते थे, मतलब खेती करते थे। अब कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलक तथा धातु औजार का प्रयोग भी करते थे। सिंचाई के लिए वो लोग जो थे नहर का भी प्रयोग करते थे, कुआं का प्रयोग करते थे हड़प्पावासी लोग। अब खेत में हल जो था, हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते थे, और वे विद्वान थे जो कि दर्शाते थे कि एक साथ अलग अलग फसल उगाई जाती थी। देखिए यहाँ क्या है कि कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लकड़ी के हत्थों पर बैठाए गए पत्थर का फलक धातु का औजार बनाते थे, है ना, मतलब धातु का जो औजार रहता था उससे मतलब उस लोग जो है काम करते थे। और सिंचाई के लिए जो था, पानी पटाने के लिए जो था वो कुआं के और नहर का प्रयोग करते थे। और खेत में हल की रेखाओं के लिए समूह जो था हल जोता था ना, तो इस तरह से मतलब बटा हुआ था इसे तो इससे पता चलता है कि मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटता था। और ये समकोण पर काटने के साथ साथ मतलब दो अलग फसल करते होंगे, मतलब इधर अलग इधर अलग, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों जो है वो हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थलों से कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त जो अवशेष मिला है, साक्ष्य मिला है, वो क्या क्या मिला है। मतलब हड़प्पा में जो लोग थे वो खेती करते थे, तो खेती करने के लिए उसके क्या सबूत मिला है वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो गेहूं हो गया, सबसे पहले तो गेहूं मिला, जौ मिला, दाल, सफेद चना मिला, तिल इत्यादि, ये सारा चीज का मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये सारा चीज का वो लोग खेती करते थे। कुछ स्थान पर चावल का खेती का भी अवसर मिला है, मतलब कुछ जगह पर जो है वो चावल का भी लोग खेती करते थे हड़प्पावासी लोग। और कुछ स्थान पर पशु भी पालने का साक्ष्य मिला, मतलब जो जानवर को पालते थे उनका भी सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है। अब शिकार के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले, मतलब शिकार करते थे। और साक्ष्य जो था प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अनुमान है कि मतलब जोतने के लिए वो लोग जो थे फिलहाल जो है वो हड़प्पावासी लोग जो थे वो क्या प्रयोग करते थे, तो बैल का प्रयोग करते थे। अब खेत जोतने के लिए वो लोग धातु अथवा पत्थर के हल का प्रयोग करता था, हाँ, खेत जोतता कैसे था, तो धातु हो गया, कोई भी धातु का, है ना, और पत्थर जो था पत्थर का हल बनाता था, उससे जो था वो खेत को जोतते था। अब नेक्स्ट आता है कि सिंचाई के लिए, है ना, तो सिंचाई के लिए नहर और कुआं था, जलाशय से भी मतलब प्रमाण मिले हैं कि मतलब ये लोग पानी वहां से सिंचाई करता था। अब मोहनजोदड़ो का शब्द का मतलब अर्थ क्या होता है ना, मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टील। मोहनजोदड़ो का जो है सिंधी भाषा से ये शब्द लिया गया है, और इस शब्द का जो अर्थ होता है मृतकों का मतलब मरा हुआ व्यक्ति का टीला, मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला, या फिर तो सिंध का बाग या सिंध का नकल स्थान, ये सारा चीज मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अब मोहनजोदड़ो जो था एक नियोजित शहर था। अभी कोई भी व्यक्ति जो है कुछ बनाता है तो उसमें प्लानिंग करके नियोजित करके बनाता है, तो उसी तरह से मोहनजोदड़ो जो शहर बसाया गया था तो उसमें प्लानिंग के हिसाब से बसाया गया था। कैसे, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक था। अब हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल था, मतलब सबसे ज्यादा फेमस जो था ना वो मोहनजोदड़ो ही था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, हड़प्पा ठीक है, हड़प्पा को सबसे पहले खोज दिया गया, लेकिन जो फेमस जगह रहा
वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में बस्ती को दो भाग में विभाजित कर दिया गया था। एक छोटा था परंतु ऊंचा जगह पर बनाया गया था, और दूसरा बड़ा था लेकिन वो नीचे जगह पर बनाया गया था, है ना। मोहनजोदड़ो में शहर जो था उसको दो भाग में बांटा गया। एक जो था ऊंचा जगह पर था लेकिन छोटा था, और एक नीचा जगह पर था लेकिन क्या था, बड़ा था। और पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम भी दे दिया, है ना। पुरातत्वविदों जो था, जो लोग खनन करके खोजते थे, वो लोग जो था नाम दिया, है ना, कि एक का दुर्ग का शहर और एक दूसरा का निचला शहर। अब दुर्ग शहर क्या होता है, तो दुर्ग शहर जो था वो छोटा था, हाँ, दुर्ग का शहर जो था वो छोटा था, परंतु इसको ऊंचाई पर बसाया गया था, और दुर्ग के शहर के चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया था, और यह दीवार निचला शहर से इसको अलग करता था। मतलब देखिए, एक दुर्ग का शहर था, है ना, ये छोटा था, है ना, छोटे मतलब जगह में था, लेकिन ये ऊंचा में था, ऊंचाई में बनाया गया था, और इसको चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया था। और एक निचला शहर था जो कि बहुत बड़ा था, है ना, और इसको भी जो था वो घेरा गया था। अब दुर्ग की ऊंचाई का कारण यहाँ की संरचनाएं जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। देखिए, ये दुर्ग जो था, दुर्ग शहर कहाँ बसाया गया था, तो ऊंचाई पर बसाया गया था, इसको एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया था, और दुर्ग के दीवार को घेर दिया गया था, और जिसका अर्थ था कि मतलब इसको निचले से, निचला जो शहर था उससे ये घेरा गया था, तो उसको अलग करता था। अब मोहनजोदड़ो में जो था, मोहनजोदड़ो पर दुर्ग के अनेक संरचनाएं भी मिले हैं, जिसमें कि माल गोदाम, विशाल स्नानागार मिला है नहाने के लिए, उल्लेखनीय थे। माल गोदाम था एक ऐसी विशाल संरचना जिसको ईंट से बने केवल निचले हिस्से में शेष थे। विशाल स्नानागार के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय भी था, जो चारों ओर से गलियारा से घिरा हुआ था, और जलाशय के तल पर जाने के लिए मतलब सीढ़ी भी बनाया हुआ था। और उत्तर में, है ना, उत्तर में एक छोटी सी संरचना था जिसमें कि 8 स्नानागार बने हुए थे। देखिए, समझिएगा थोड़ा सा बात को, कि मोहनजोदड़ो में जो था वो दुर्ग में, है ना, दुर्ग पर जो दुर्ग उचला शहर जो बताए थे कि मतलब ऊंचे पर था, और अनेक संरचनाएं, मतलब यहाँ अलग अलग संरचना मिला है, जिसमें क्या था, माल गोदाम था, विशाल नहाने के लिए स्नानागार था, उल्लेखनीय थे, और माल गोदाम भी था, और एक ऐसी विशाल संरचना था जिसका मतलब ईंट से बने केवल निचले शहर के हिस्से थे। अब विशाल स्नानागार आंगन में बना हुआ था, और एक आयताकार जैसा बनाया हुआ था, पूरा उसमें पानी भरा हुआ था, और चारों ओर से इसको गलियारा से भी मतलब घिरा हुआ था, गली बना दिया गया था, और जलाशय के तल पर जाने के लिए सीढ़ी बनाया था, मतलब जलाशय के सबसे नीचे जाने के लिए सीढ़ी बना दिया गया था, और सीढ़ी से ही लोग जलाशय मतलब अंदर तक जाते थे। और इसमें जो है उत्तर में एक छोटी संरचना बनाया गया था, और उसमें 8 स्नानागार मतलब नहाने के लिए जो था वो और भी 8 बनाया गया था। अब नेक्स्ट आता है निचला शहर। तो निचला शहर आकार में दुर्ग से क्या था, बड़ा था। निचला शहर जो था मोहनजोदड़ो का, वो क्या था, आकार में दुर्ग से क्या था, बड़ा था, लेकिन यह सामान्यतः लोग के लिए बनाया गया था। निचला शहर जो है ना, वो उसमें जनरली मतलब सामान्य लोग रहते थे, लेकिन जो दुर्ग के शहर था वहां विशेष कार्य के लिए जो था वो चीज बनाया गया था, वहां विशेष कार्य के लिए लोग वहां रहते थे। अब यहाँ मुख्य विशेषता इसकी जल की निकास प्रणाली था। निचला शहर में क्या था, निचला शहर के बारे में हम लोग देख रहे थे, निचला शहर आकार में क्या था, दुर्ग शहर से बड़ा था, और यहाँ कौन लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। और यहाँ के मुख्य विशेषता क्या था, तो इसकी जल निकास प्रणाली, मतलब जल को निकालने की प्रक्रिया जो था वो बहुत ही मतलब फेमस तरीका का था। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, जिस तरह से दुर्ग के शहर को दीवार से घेर दिया गया था, उसी तरह से निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। और इसके अतिरिक्त कई ऊंचे ऊंचे भवन जो था चबूतरा पर बनाया गया था, जो कई नींव का कार्य करते थे। अब यहाँ मोहनजोदड़ो का जो हम लोग देखेंगे सड़क व्यवस्था किस तरह के था, है ना। तो मोहनजोदड़ो का सड़क व्यवस्था जो था वो एक प्रमुख विशेषता उसका था, वो समतल एवं चौड़ी सड़क था। यह मुख्य सड़क जो था वो 9.15 मीटर चौड़ा रहता था, जो मुख्य जो मेन जो रहता था, है ना, वो जो सड़क था वो 9.15 मीटर चौड़ा, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा था। पुरातत्वविद लोग जो था वो राजपथ बोल दिया था किसको, जो सड़क की चौड़ाई कितना था, 9.15 मीटर था उसको। और अन्य सड़क जो था वो उनकी चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर था। और जाल पद्धति के आधार पर इनको जो है वो नगर नियोजन होने के कारण सड़क का एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मोहनजोदड़ो का जो स्पेशल जो था वो प्लानिंग करके इस शहर को बसाया गया था, तो वहां का जो रोड था वो एक दूसरे का समकोण पर काटता था, मतलब इस तरह से पूरा एकदम था ना, इस तरह से रोड बनता था, इस तरह से समकोण, एक दूसरे का रोड जो था वो एक दूसरे के समकोण का काटता था। और इसके कारण जो था वो नगर कई खंड में भी विभाजित हो गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसे रोड है ना, इधर भी रोड है, अभी ऐसे भी रोड है, जितना भी रोड बनेगा वो समकोण पर काटेगा, तो कुछ घर इधर बन जाएगा, कुछ इधर इधर मतलब घर बन जाएगा, है ना। ये रोड मान के चलिए है, तो इस हिसाब से जो था वो नगर जो था वो खंड में बट गया था। और इस पद्धति को जो है ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। इस पद्धति का मतलब जो ये रोड जो बनता था समकोण पर एक दूसरे काटा था, और जो नगर था खंड तो अलग अलग खंड में बट गया था उसको। अब सड़कें मिट्टी की बनी होती थी और इनकी सफाई समुचित व्यवस्था थी, और गलियारा भी मतलब खुली और चौड़ी थी। अब नेक्स्ट आता है कि नालों का निर्माण, वहां नाला किस तरह निर्माण हुआ था। तो सड़कों या गलियारों, है ना, सड़क हो गया या गलिया लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियां के साथ गलिया भी बनाया गया था। मतलब देखिए, पहले नाली भी बनाया जाता था और गली, मतलब सब साथ में मतलब प्लानिंग करके बनाया जाता था।
नालों का निर्माण कैसे होता था, जल निकासी किस तरह से होता था मोहनजोदड़ो में, तो सड़कों या गलियों को लगभग जो है एक ग्रिड पद्धति में जो बनाया गया था। एक ग्रिड पद्धति क्या होता है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नली का साथ गलियां भी बनाया गया हुआ, मतलब एक नली बनाया, उसके बाद एक गली भी बना दिया हुआ है ना, मतलब एक नाला, ये नाला बन गया, उसके साथ साथ में एक गली भी बना दिया गया होगा, और फिर उसके अगल बगल में आवास, और बाद में जो है वो घर बनाया गया होगा, है ना। यदि घरों के गंदे पानी गलियां या नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर में कम से कम जो है एक दीवार गली से सटा होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ क्या था, प्लानिंग के हिसाब से बना था, और घर का पानी जो है अगर निकालना है नाला में तो वो एक गली जो है ना वो दीवार से मतलब सटा होना चाहिए, ताकि जो है वो गली और रोड जो है एक दूसरे से सटल रहेगा, उसके बाद पानी निकलेगा। तो हर आवास के गली में नालियां का निर्माण भी किया गया था, और मुख्य नालों का जो है ईटा से बना हुआ था और उन्हें ईटों से ढक भी दिया जाता था सुरक्षित। नेक्स्ट आता है कि नालियों की विशेषता, वहां के नाली का जो था क्या विशेषता था, तो मुख्य नाले जो है वो गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, और इन्हें जो है ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए केवल हटाया जाता था। मतलब नलिया का वहां विशेषता क्या था, तो मुख्य नाले को गारे में, है ना, जमाई गई ईंटों से बनाया गया था, और इसको जो है वो इस तरह से ढक दिया जाता था कि उसको साफ करना जब रहता था ना उसी समय केवल हटाता था। और कुछ स्थानों पर ढकने के लिए जो है चूना पत्थर पाटिका का भी प्रयोग किया जाता था। घर की नालियों को पहले एक हौदी या फिर तो मल कुंड में खाली होता था। देखिए यहाँ क्या था कि कुछ स्थान पर ढकने के लिए चूना पत्थर का पटिका का प्रयोग किया जाता था, लेकिन घरों की नाली जो था, घर के जो नाली था उसको पहले एक हौद, है ना, घर के जो नाला था पहले एक हौद में लेके मतलब खाली करता था, और उसके बाद वहां से ठोस पदार्थ को जमा हो जाता था उस हौद में, और गंदा पानी जो था वो गली के नाली में बह जाता था। मतलब यहाँ समझिए क्या होता था कि जो भी घर का पानी निकलेगा पहले एक हौद में ले जाया जाता था, जहां जितना भी जो कचरा होगा वो सारा वहीं रह जाएगा, और केवल पानी फिर वहां से निकल के आगे बह के जाएगा। और कुछ अंतराल में सफाई के लिए हौदियां भी बनाया गया था। अब गृह स्थापित मतलब वहां घर किस तरह से बनता था, तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। कई भवन एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। आंगन खाना पकाने के लिए, कताई करने के लिए जैसी गतिविधियों के लिए जो था केंद्र था, और प्रत्येक मकान में एक स्नाना घर होता था। मतलब हर एक मकान में एक नहाने के लिए घर भी होता था, और कई मकान में कुआं भी होता था, जो कि मोहनजोदड़ो में लगभग जो है 700 कुएं थे। मकान में जो है वो भूमि तल पर बनी दीवार से खिड़कियां नहीं थी, मतलब मकान में जो था वो खिड़की नहीं दिया जाता था। अब नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन, है ना। सार्वजनिक भवन क्या था, तो उत्खनन में सार्वजनिक या फिर तो राजकीय भवनों का अवशेष भी मिला है, और एक अवशेष मोहनजोदड़ो से भी मिला है जो 70 मीटर लंबा था और 24 मीटर चौड़ा था, और यहाँ 71 मीटर लंबाई व चौड़ाई वाला एक वर्गाकार जो था वो कक्ष था अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसको 20 पिलर, है ना, 20 स्तंभ जो है पिलर से मतलब बनाया गया था। और एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग जो है आपसी विचार विमर्श और धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए भी किया जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक सार्वजनिक भवन मिला है, सार्वजनिक भवन की लंबाई या चौड़ाई कितना था, तो उत्खनन में सार्वजनिक भवन जो था उसका अवशेष मिला है, और यह अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जो कि 70 मीटर लंबा था और 24 मीटर क्या था, चौड़ा था। और यहाँ पर जो है 71 मीटर लंबा व इतना चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष था, और ये कक्ष तो जो था वो 20 पिलर से बना हुआ था। और ये अनुमान इस तरह से लगाया जाता है कि ये जो स्पेशल सार्वजनिक भवन बनाया गया था वो जो था वो किसी विचार विमर्श करने के लिए, आपस में कोई विचार विमर्श करना है, लोगों को बैठना है ना, धार्मिक हो गया, धार्मिक आयोजन कुछ करना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, वहां नहाने के लिए एक विशाल स्नानागार था। तो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारा से घिरा हुआ था, और मोहनजोदड़ो का यह प्रमुख सार्वजनिक स्थल था। यहाँ विशाल दुर्ग जो था वो 54.86 गुने 33 मीटर में स्थित विशाल एक स्नानागार था, और यह जो था यहाँ जो था 39 फीट, है ना, 39 फीट मतलब जो है लगभग 11.88 मीटर लंबा, और 23 फुट मतलब जो है 7.101 मीटर चौड़ा, और 8 फुट मतलब 2.44 मीटर क्या था, गहरा। मतलब एक नहाने के लिए स्नानागार बनाया गया था इस तरह का, इतना मतलब एरिया का। इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी भी बनाया गया था, उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ी बनाया गया था, जो कि जलाशय के किनारे पर ईंट जमा कर और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसको मतलब बनाया गया था। अब इस तीनों, है ना, इसके तीनों ओर से जो है वो कक्ष बने हुए थे, जिसमें कि एक बड़ा कुआं था। स्नानागार जो था इसके तीनों ओर से कक्ष मतलब घर टाइप में बनाया गया था, और इसमें एक कुआं भी था जो कि जलाशय का पानी का एक बड़े नाले में बहा दिया जाता था। और इसके उत्तरी में, उत्तर के साइड में जो था एक गली, दूसरे की ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना जिसमें कि 8 स्नानागार मतलब और भी 8 स्नानागार मतलब बनाया गया था, और एक गलियारे के दोनों ओर से 4-4 स्नानागार भी बनाया गया था। प्रत्येक स्नानागार में जो था वो नलियां, गलियारा, ये सारा चीज बना हुआ था। मतलब यहाँ देखिए कि क्या हुआ था,
कि यहाँ के एक स्नानागार, विशाल एक स्नानागार बनाया गया था हड़प्पा ये मोहनजोदड़ो में। ये किस तरह के था, इसका लंबाई चौड़ाई क्या था, तो ये विशाल जो स्नानागार था, इसका लंबाई चौड़ाई जो था वो 39 फीट जो था वो 39 फीट जो था वो चौड़ा नहीं, यह जो था 39 फीट लंबा था और 23 फीट चौड़ा था और 8 फीट जो था वो गहरा था, है ना। इसके मतलब इसमें यहाँ उतरने के लिए जो था वो चारों तरफ से सीढ़ी बनाया गया था, उत्तर दक्षिण तरफ से, और वहां लोग अंदर तक उतरता था। और सीढ़ी बनाने के लिए जिप्सन का प्रयोग किया गया था। और इसके तीन ओर से जो था कच्छ कमरा बना दिया गया था, कपड़ा ये सब बदलने के लिए सारा चीज। अब हड़प्पा सभ्यता के नगरीय निर्माण योजना, तो हड़प्पा सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता था और बस्ती को दो भाग में बांट दिया गया था, दुर्ग और निचला शहर। सड़क जो था ग्रिड पद्धति से बना था और पक्की ईंटों से बना हुआ ढका हुआ मतलब नली था। और जल निकासी जो था, जल निकालने के लिए एक उत्तम प्रबंध भी बनाया गया था, अच्छा प्रबंध जो था। अब विशेष प्रकार के भवन का निर्माण के लिए जैसे कि स्नानागार, अन्नागार, ये सारा चीज था। घर की जो नालियां था, है ना, गली के मुख्य नाले से जुड़ा हुआ रहता था, जो गली का मेन जो नाला रहता था, घर का नली उससे जुड़ा हुआ रहता था और घर के पानी जो है उसमें जाके मिलता था। अब पक्का ईंट मिट्टी से बने मकान, ये सारी चीज थे। 2 मंजिला मकान भी था और ऊपर की मंजिल पर जो है वो जाने के लिए सीढ़ी का भी प्रयोग किया जाता था। अब मोहनजोदड़ो सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या है, तो एक नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो एक विस्तृत नियोजन शहर केंद्र था और यह शहर 2 टीलों पर बना था। टीला मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, जैसे मोहनजोदड़ो बोले मृतकों का टीला, मतलब एक टीला तरह में बना हुआ था। और एक टीला ऊंचा था किंतु छोटा था और पुरातत्वविदों ने इसे दुर्ग का नाम दिया था। और यह टीला मजबूत किलेबंदी अथवा दीवार से घिरा हुआ था। और निचला टीला जो था अपेक्षाकृत बड़ा था, लेकिन यह नीचे था। अब सुनियोजित निचला शहर, निचला शहर को भी जो है वो प्लानिंग के हिसाब से नियोजित किया गया था। तो मोहनजोदड़ो के निचले भाग में अनेक मकान प्राप्त हुए हैं। ये मकान सुनियोजित मतलब पहले से जो था वो विचार विमर्श करके बनाया गया था, निर्मित किया गया था। और मुख्यतः यहाँ के मकान 1 मंजिल के होते थे। निचला शहर में जितने भी मकान थे 1 मंजिला था और कुछ मकान जो था वो 2 मंजिला और 3 मंजिला भी थे। और सुरक्षा की दृष्टि से घर के दरवाजे के सामने खिड़की पर न खुलकर, है ना, घर के दरवाजा तो था वो खिड़की जो था ना, घर के दरवाजा सामने न खुलकर सड़क तरफ जो, फिर से यहां समझिएगा कि सुरक्षा की दृष्टि के लिए घर के दरवाजा सामने सड़क पर न खुलकर जो है ना, घर के जो था दरवाजा वो सामने सड़क की तरफ नहीं खुलता था, बल्कि ये पीछे की तरफ खुलता था। और घरों को सामान्यतः मध्य में जो है एक विस्तृत आंगन हुआ करता था। घर के बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था और जिसके चारों ओर से कमरे होते थे। और घर में ही पानी पीने के लिए जो था कुआं भी होता था। मतलब ये सुनियोजित, मतलब ये प्लानिंग के हिसाब से शहर बसाया गया था। अब सुदृढ़ जल निकास व्यवस्था, मोहनजोदड़ो में जल के निकास के लिए इतना मतलब बहुत ही अत्यंत सुदृढ़ व्यवस्था भी था। सड़कों के किनारे पक्की ईंट से बना हुआ ढकी हुई नालियां भी होता था। और ये नालियां मोहनजोदड़ो नगर के स्वच्छ रखने के लिए अत्यंत जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब नेक्स्ट आता है विस्तृत सड़क निर्माण। यहाँ का जो था वो सड़क निर्माण भी जो था बहुत अच्छे तरह से किया गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों का निर्माण विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़क जो था एक दूसरे को समकोण पर काटता था और सड़क का चौड़ाई जो था 9 फीट से लेकर 33 फुट तक मतलब चौड़ा हुआ करता था। 33 फुट वाला जो था वो उसको विद्वान लोग जो था वो राजकीय, है ना, सड़क मानता था। नेक्स्ट आता है कि विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल मतलब बड़ा सा सार्वजनिक नहाने के लिए घर हुआ करता था। और यहाँ विशाल स्नानागार जो था वो कितना लंबा था, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। और इसके प्रत्येक ओर से जल, है ना, जल पहुंचने के लिए जो था सीढ़ी, जल तक मतलब जो व्यक्ति को अगर पहुंचना है तो उसके लिए सीढ़ी बनाया गया था। और स्नानागार से पानी को बाहर निकालने के लिए जो था समुचित व्यवस्था भी किया गया था। और स्नानागार में जल के समीप में ही कुआं भी बना होता था। और स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ी भी बना हुआ था। और स्नानागार के ऊपर में छोटे छोटे कमरे भी बना हुआ था जो कि कपड़ा बदलने के लिए कार्य में आता था। अब विशाल अन्नागार मतलब अन्य मतलब जो भोजन होता था उसको रखने के लिए भी एक विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मतलब जो खाने की चीजें हैं उसको रखने के लिए मिला हुआ था। और हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार मतलब पाया गया था। और ये 2 कतारों में 6 की संख्या में था। और ये धान्य कोठार ईंट के चबूतरे पर बना होता था। और एक प्रत्येक आकार का जो है 15.23 मीटर गुने जो है 6.09 मीटर था इसका। और इस अन्नागार के आसपास के स्रोत जो था वो स्रोत से प्राप्त खाद्य मतलब खाद्यान्न जो है, खाने वाली चीजें जो है वो भरा जाता था। आसपास से जो भी चीज खाने वाला प्राप्त होता था उसको ये अन्नागार में भर दिया जाता था। और एक विशाल अन्नागार भी यह भी दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो का एक अत्यधिक उपजाऊ भूमि परिस्थिति था। मोहनजोदड़ो जो था वो जिस जगह पर था वहां बहुत ज्यादा उपजाऊ होता था, मतलब वहां भूमि उपजाऊ था। अब मोहनजोदड़ो की सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यहाँ से जो है हम अनेक प्रकार के मृण मूर्तियों का मृद भांड, सूती कपड़े, अवशेष, पशुओं की अस्थियां इत्यादि भी वहां से मिला हुआ है। आदि शिव पुजारी की मूर्ति मिला है, मातृ देवी की अनेक प्रतिमाएं भी मिला हुआ है।
मतलब सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता जो था, है ना, इसमें मोहनजोदड़ो जो था संस्कृति वहां अत्यंत महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यहाँ क्या था, तो यहाँ से अनेक प्रकार के मृत मूर्तियां, है ना, मृत मूर्तियां मिला है, मृत भांड मिला है, सूती का अवशेष मिला है, ये सारा चीज मातृ देवी की पूजा करते थे, उनका प्रतिमा मिला हुआ है यहाँ से। उपयुक्त तो बिंदु से स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो जो था वो अत्यधिक विशिष्ट नगर था, है ना। अब मोहनजोदड़ो की यह एक विशिष्ट हमें यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण, नगर निर्माण जो होता था, किलेबंदी होता था, अद्भुत जल निकासी वहां था, विस्तृत सड़क और समृद्ध सांस्कृतिक पुरातत्व सामग्री और ये सारा चीज जो था वहां स्पेशल था। अब सामाजिक एवं भिन्नताएं का अवलोकन, वहां का समाज में किस तरह की भिन्नताएं था, तो पुरातत्व यह जानने के लिए कि क्या किसी भी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोग के बीच में सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करके मतलब करते हैं इसमें। इन्हीं विधियों का एक समाधानों का अध्ययन किया गया, है ना। सामाजिक भिन्नताएं की पहचान के लिए एक अन्य विधि का ऐसी पुरातत्व वस्तुओं का अध्ययन किया है जिसमें पुरातत्वविदों ने मोटे तौर पर उपयोगिता तथा विलास के वस्तुओं में वर्गीकृत किया। मतलब सामाजिक भिन्नताएं वहां था। समाधान क्या होता है ना, समाधान क्या होता है, तो समाधान का मतलब यहां समझिएगा कि सामान्यतः मृतकों का गर्तों में दफनाया जाता था। मृतक जो भी मरता था उसको गर्त में दफनाया जाता था, और मृतकों के साथ में उसका मृत भांड हो गया, आभूषण हो गया, शंख छले, तांबा, दर्पण आदि जितना भी चीज था उस व्यक्ति का जो मरता था उसको सारा चीज को दफना दिया जाता था। और मृतकों को दफनाते समय उसके साथ में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं भी रखी जाती थी जो कि वो बहुमूल्य भी हो सकते थे। मतलब जो कीमती वस्तु भी रहता था ना, जो मरता था उसके साथ में वहां रख दिया जाता था। साधारणतः हड़प्पा के लोग जिन गर्तों में शवों को दबाया गया था वहां का एक भिन्नताएं भी देखने के लिए मिला है। बहुमूल्य वस्तुओं में से मृतक का मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता है। मतलब देखिए यहाँ उसका बहुमूल्य चीजें भी वहां रख दिया जाता था। इससे यह पता चलता है कि मतलब वो मरा व्यक्ति मतलब आर्थिक स्थिति उसका किस तरह से था, अमीर था कि गरीब था, ये चीज को दर्शाने के लिए। जबकि साधारण वस्तुएं भी उनके साधारण आर्थिक स्थिति को दर्शाता था। नेक्स्ट आता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब सामाजिक भिन्नताएं को पहचानने का एक और भी तरीका होता था, विलासिता का वस्तुएं, और मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता था। एक होता है कि रोजमर्रा का प्रयोग किया जाने वाला वस्तु, है ना, रोजमर्रा मतलब जो प्रत्येक दिन प्रयोग किया जाता है उस तरह का वस्तु, जो कि इसे पत्थर या मिट्टी आदि के साधारणतः आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें से चक्कियां हो गया, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल थे। और ये वस्तुएं जो है वो प्राय सभी बस्तियों में पाए गए थे, और पुरातत्वविदों ने उन वस्तुओं को जो है कीमती मानते थे, और दुर्लभ हो अथवा महंगी या फिर कोई भी तरह को, है ना, स्थानीय स्तर पर न मिलने वाले पदार्थ से अथवा जटिल तकनीक से बना हो, इन सभी दृष्टि से जो है छोटे पात्र कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना जो था वो बहुत कठिन होता था। मतलब रोजमर्रा का प्रयोग वाला जो वस्तु था क्या था, ये सारा चीज था। नेक्स्ट आता है दुर्लभ हो अथवा महंगी वस्तु। फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था ये चीजों, और इसके जो है वो छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन होता था। और महंगे पदार्थ से ये बनी दुर्लभ वस्तुओं को सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में ये मिला था, और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिले थे। और जिन बस्तियों में ये ऐसी कीमती वस्तुएं मिला था वहां के समाज का स्तर जो था अपेक्षाकृत वो ऊंचा था, मतलब अमीर अमीर लोग थे। नेक्स्ट आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। वहां से शिल्प के बारे में मतलब जानकारी मिला है, पत्थर के काट काट के जो भी चीज मूर्ति ये सब बनाता था उसके बारे में। चहुदड़ो नामक बस्ती में पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी, और शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कताई करना, धातुकर्म, मुहर निर्माण, बाट ये सब बनाना सम्मिलित था। मनके मतलब होता है कि एक धागा और उसमें जो है ना एक गोल गोल मोती होता है, पिरवाना, उसको मनके बोलते हैं। तो मनके का निर्माण प्रयुक्त पदार्थ कार्नियन सुंदर लाल रंग के जो जैप्सर, स्फटिक और क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर से, तांबा, कांसा या सोना जैसे धातु से बना होता था, तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मतलब मनके बनाने के लिए किया जाता था। और कुछ मनके तो दो या दो से अधिक पत्थर के आपस में रगड़ कर और जोड़कर मतलब जो है बनाया जाता था, और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के मतलब होते थे। अब मनके का आकार किस तरह होता था, तो मनके का जो आकार था वो चक्राकार इस तरह से भी होता था, गोल भी होता था, है ना, बीच में इस छेद रहता था, इसमें वो पिरोया जाता था। बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार या खंडित इस तरह के मनके होते थे, और कुछ उत्कर्णीय या चित्रकारी माध्यम से सजाया गया था, और कुछ को रेखांकित मतलब किया गया था। अब मनके बनाने की विधि क्या था, मनके किस तरह बनाया जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा जो है किए गए प्रयोग से यह दर्शाया गया है कि कार्नियल का लाल रंग, जो लाल रंग का कार्नियल का जो लाल रंग होता था, और पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरण में मनकों को जो है आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था, और पत्थर के पिंडों का पहली अपरिकृष्ट आकार में तोड़ा जाता था, और फिर उसे जो है बारीक सल
है ना, बारीक जो था उसको बनाया जाता था, इनको अंतिम रूप दिया जाता था, घिस घिस के पॉलिश किया जाता था, जिसे अभी देखते होंगे मोती टाइप में रहता था उसको, और उसमें बीच में छेद रहता था और उस छेद में धागा घुसाया जाता था। नेक्स्ट आता है शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे किया गया था? तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविदों की सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तर पिंड को ढूंढे, है ना, पूरे संघ तथा तांबा यस्क जैसे कच्चा इन माल को ढूंढे, और औजार में अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, ये सारा चीज से जो है वो पहचान मिला शिल्प का। नेक्स्ट आता है कि माल प्राप्ति संबंधी नीतियां, क्या नीति था? तो बैलगाड़ी जो था ना, बैलगाड़ी सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्ग द्वारा जो था वो परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यहाँ जो था मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कि मतलब किस तरह से जो था वो माल की प्राप्ति के लिए क्या क्या नीति था। तो बैलगाड़ी जो था ना वो स्थल मार्ग द्वारा जो है परिवहन करता था। सिंधु नदी पर जो था इसका उपनदियों के आसपास में बने मार्गों पर तटीय मार्गों के भी प्रयोग किया जाता। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या किया था कि मालगाड़ी सामान को तथा लोगों को स्थल मार्ग द्वारा जो था एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, और सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियां के आसपास में बने नदी मार्गों तथा तटीय मार्गों से भी मतलब इसका प्रयोग किया जाता था जाने आने के लिए। अब उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल क्या था? तो नागेश्वर, है ना, नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख प्राप्त किए जाते थे, और नीले रंग के कीमती पत्थर को जो है वो लाजवर्द मणि को सेगतुघई मतलब सुदूर अफगानिस्तान से गुजरात में स्थित जो भचोड़ की एक कार्नियल था वह ना दक्षिण राजस्थान में तथा उत्तरी गुजरात से जो है सैलखड़ी और धातु का राजस्थान में मतलब मंगाया जाता था यहाँ। और लोथल में जो था इसका स्रोत को निकट स्थित राजस्थान के खेतड़ी जो आंचल था ना वहां तांबा का प्रयोग करके दक्षिण भारत में सोना का मतलब अभियान जो था वो भेजा जाता था। मतलब यहाँ समझिए कि नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिलते थे, और नीले रंग के कीमती पत्थर जो था वो लाजवर्द मणि को जो था वो सोतुघई मतलब एक सुदूर अफगानिस्तान जो जगह है वहां से, और गुजरात में है ना भचौड़ से कार्नियल, और दक्षिण राजस्थान से जो था उत्तरी गुजरात से हो गया सेलखड़ी, और धातु जो था वो राजस्थान से मंगाया जाता था। और लोथल में जो है इनके स्रोत का निकट एक स्थित था, और राजस्थान में जो है खेतड़ी, है ना, आंचल से तो तांबा हो गया तथा दक्षिण भारत में सोना हो गया, ये सारा चीज अभियान को मतलब भेजा जाता था। सोना कहां कहां से आता था? तो सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलार, ये सबसे सोना आता था। चांदी जो था वो ईरान, अफगानिस्तान से आता था। तांबा बलूचिस्तान और अरब खेतड़ी से आता था, राजस्थान से। लाजवर्द जो था वो नीला रत्न होता था जो कि अफगानिस्तान से आता था। सीसा ईरान, अफगानिस्तान से आता था। सेलखड़ी जो था बलूचिस्तान, राजस्थान से आता था। सुलेमानी पत्थर जो था सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत से आता था। और नीलमणि जो था महाराष्ट्र से आता था। और अलाबस्टर बलूचिस्तान से आता था। शंख और कोणिया जो था सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से ये सारा चीज आता था। अब नेक्स्ट आता है सुदूर क्षेत्र से संपर्क, मतलब जो दूर दूर वाला क्षेत्र था उसे किस तरह से संपर्क बनाया जाता था। तो पुरातत्वविदों की खोज से पता चलता है कि तांबा संभवतः, तांबा जो था वो संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण और पश्चिम छोर से स्थित ओमान से जो भी लाया जाता था। और मेसोपोटामिया के लेख से ज्ञात होता है कि कार्नियन हो गया और लाजवर्द मणि हो गया, तांबा हो गया, सोना आदि जो है मेलुहा से प्राप्त किया जाता था। और मेसोपोटामिया के लेख मेहुला को नाविकों का भी देश बोला गया। मुहर और लिपि के बारे में लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मुहर और मुद्रांक क्या था। तो मुहरे और मुद्रांक का प्रयोग लंबी दूरी संपर्क को जो है संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मुहर का प्रयोग किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो मुहर और मुद्रांक जो था वो लंबा दूरी को संपर्क में सुविधा मतलब उसको आसानी से मतलब जाने आने के लिए बनाया जाता था। हड़प्पा लिपि के बारे में लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है जो कि इसलिए इसको रहस्यमय लिपि बोला गया है कि हड़प्पा लिपि को आज तक कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाया। इसमें लगभग जो है 375 से लेकर 400 बीच के चिन्ह है, चिन्ह से ही लिखा जाता था। इसमें जो लिखा जाता था लिपि में, तो इसे दाएं से बाएं और मतलब इधर से जो है इधर लिखा जाता था उल्टा। इस लिपि को जो है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि बोला गया है। हड़प्पा लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। हड़प्पाई मुहरों पर कुछ हुआ तो, है ना, हड़प्पाई मुहरे पर कुछ हुआ है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को लिखा दर्शाता था। मतलब देखिए हड़प्पाई मुहर पर कुछ हुआ है ना, मतलब वहां क्या था कि यह मुख्यतः संभवतः जो था मालिक के नाम और पद को लिखा जाता था मुहर पर। और अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त थे, और सबसे लंबे अभिलेख जो था वो 26 चिन्ह का था। हालांकि यह लिपि आज तक जो पढ़ा नहीं गया है, इसमें से चिन्ह का संख्या जो है 375 से लेकर 400 बीच में है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि दाएं से, है ना, दाएं से इधर बाएं की ओर लिखा जाता था हड़प्पा लिपि। अब वे वस्तुएं जिन पर लिखावट मिली है ना, कौन कौन वस्तु पर लिखावट मिला? तो मुहर हो गया, तांबा हो गया, तांबा का औजार हो गया, मर्तबान हो गया, है ना, ये सारी चीज भी जो है वो वस्तु में लिखा हुआ है। आभूषण, अस्थि हो गया, छड़, ये सारा चीज में लिखा हुआ है, सूचना पट में लिखा हुआ है। बाट क्या होता है?
तो विभिन्न बाटों का एक सूक्ष्म या फिर तो परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर पर बनाए जाते थे। एक चट नामक एक पत्थर होता था और उसका जो है वो बाट मतलब बटखारा जो हम लोग बोलते हैं ना, वो चीज बनाया जाता था। और ये सामान्यतः घनाकार होते थे और इन बाटों का निचले मानदंड मतलब जो था वो द्विधारी था। मतलब 1 बाट, 2 बाट, 4 बाट, 8 बाट, 16 बाट और 32 बाट, इस तरह से जो था वो 12,800 तक था। जबकि ऊपरी मापदंड के लिए जो है दशमलव प्रणाली का मतलब प्रयोग किया गया था। और छोटे बाट का प्रयोग संभवतः जो था वो आभूषण को तौलने के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। बड़े बड़े बाट भी थे जो बटखारा हम लोग बोलते हैं। प्राचीन सत्ता, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने के लिए उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संकेत मिलते हैं। हड़प्पाई पुरावस्तियों में जो है वो मुहर, बाट, ईंट आदि एक रूपता मिला है और बस्तियों में जो है विशेष स्थान को आवश्यकता अनुसार स्थापित किया गया था। और इन सभी क्रियाकलाप को जो है वो कोई राजनीतिक सत्ता संगठित थी। अब हड़प्पा सभ्यता में शासन किस तरह का था, वहां का राजा या फिर तो कौन शासन था, वहां मेन आदमी कौन होता था। तो हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग जो है मत माना गया है। पहला मत यह माना गया है कि हड़प्पा में जो है कुछ पुरातत्वविद इस मत को मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में कोई भी शासन नहीं था तथा सभी सामाजिक स्थिति जो था सबका समान था। दूसरा मान्यता यह है कि यहाँ के कोई भी, है ना, कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में आदि अलग अलग राजा हुआ करते थे। ये दूसरा मत माना जाता है। तीसरा ये माना जाता है कि कुछ लोग और ये तर्क देते हैं कि यह एक ही राज था, जैसे कि पुरातत्व की समानताओं और नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंट जो मिला है जिसका निश्चित अनुपात है तथा बस्तियों के कच्चे माल और स्रोत का समीप संस्थापित होते हैं। देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो माना जाता है कि यहाँ किसका शासन था, तो सबसे पहले तो एक मत माना जाता है कि यहाँ किसी का शासन था ही नहीं, सब बराबर था। दूसरा माना जाता है कि यहाँ कई तरह के राजा थे अलग अलग। तीसरा माना जाता है कि यहाँ एक ही राजा था, है ना, जो कि मतलब इससे पता चलता है कि मतलब हर जगह ईंट उट जो था एक जैसा मिला था, इस वजह से। अब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, वहां के समाज का जीवन कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई था। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारियों का मूर्ति भी मिला है और इससे संकेत ये मिलता है कि उनका परिवार जो था वो मातृसत्तात्मक था, मतलब माता को मतलब वहां ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। पितृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राच्य आर्य सभ्यता का विशेषता भी मिला हुआ है यहाँ। अब हड़प्पा कालीन जो था समाज का प्रमुख विशेषता क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। खुदाई से प्राप्त सुई के अवशेष मिले हैं और वो ये संकेत देता है कि लोग जो था वो सिला हुआ कपड़ा को पहनता था। और केस विन्यास प्रचलन पद्धति था, मतलब जो है स्त्री लोग जो थी वो जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लोग जो थे वो लंबे लंबे बाल और दाढ़ी रखते थे, मूछ रखते थे, ये सारे चीज। अब इस सभ्यता के लोग जो थे आभूषण के बहुत शौकीन थे। ये लोग आभूषण भी पहनता था और विविध प्रकार के आभूषण जैसे कि कंठहार हो गया, कर्णफूल हो गया, हसूली, भुजबंद, ये सारा चीज, कड़ा हो गया, अंगूठी, ये सारा चीज पहनते थे। श्रृंगार के लिए क्या था, तो श्रृंगार प्रसाधन में हड़प्पावासी शौकीन थे, मतलब श्रृंगार करते थे। मोहनजोदड़ो के नारियां जो थी काजल पाउडर आदि परिचित थे, मतलब ये सारा चीज के मतलब जानते थे काजल पाउडर के बारे में। शीशे थे, कंघे भी थे, तांबे के दर्पण भी हुआ करते थे, जिसको मतलब चादरों में लिपस्टिक जो होता है ना उसका भी अस्तित्व मिला हुआ था। अब इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थर, हाथी के दांत और हड्डी के होते थे। मतलब ये लोग का आभूषण जो होता था हाथी का दांत और हाथी का हड्डी जो होता था उसका आभूषण होता था। अब मिट्टी एवं धातु से निर्मित तरह तरह के बर्तन का भी प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाई के साथ साथ में पलंग और चारपाई का भी प्रयोग, मतलब ये सब प्रयोग करते थे। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी भी थे और पासा इस काल में प्रमुख खेल था। मतलब इसमें जो खेलने के लिए मेन जो खेल था वो पासा था, जिसको हम लोग लूडो बोलते हैं ना। तो यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्तियां से संकेत मिलता है कि यहाँ नृत्य मतलब नाचने और गाने के लिए भी मनोरंजन का व्यवस्था था, गाने बजाने की भी व्यवस्था, मतलब शौकीन थे ये लोग। अब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक एवं धार्मिक विशेषता क्या था, तो आर्थिक संपन्नता तथा धार्मिक विशेषताओं का पर्याप्त जो है साक्ष्य मिला है। समाधानों के अध्ययन से समाज के आर्थिक भिन्नताओं का मतलब अलग अलग भिन्नताएं के बारे में, आर्थिक भिन्नताएं के बारे में, गरीबी अमीरी के बारे में पता चला है। और महिलाएं तथा पुरुष आभूषण का भी प्रयोग करते थे और आज की तरह ही उस समय भी जो था वो सोना जो था क्या था, कीमती वस्तु था। अभी भी सोना कीमती है, उसी तरह से पहले भी सोना कीमती था। अब कीमती वस्तुओं में से पत्थर हो गया, धातु आदि अंतरदेशीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। कीमती वस्तु जो होता था अपना देश में भी होता था और दूसरे देश से भी आता था। मुहर पर अनुष्ठान के दृश्य प्राप्त हुए हैं जो कि धर्म और उपासना का भी संकेत देता है। आभूषण से लदी मृत मूर्तियां मिला हुआ है जिन्हें की मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। मतलब आभूषण से मृत मूर्तियां में मतलब मातृ देवी का वहां पूजा किया जाता था, उनका संकेत मिला है, साक्ष्य मिला है। कुछ साक्ष्य जो है शिव का भी उपासना करते हैं, कुछ ऐसा ऐसा साक्ष्य सबूत मिला है जिसकी मतलब शिव जी है उनका भी पूजा किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ है वो चीज हम लोग देखते हैं।
तो लगभग 1800 ईसा पूर्व तक जो था वो चोलिस्तान के अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थल को त्याग दिया गया था और संभवतः उत्तरी हड़प्पा के लिए जो है 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है अस्तित्व में रहे थे। अब इसके साथ ही गुजरात हो गया, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, नई बस्तियां, जनसंख्या बढ़ने लगी है, ये सारा चीज हुआ होगा। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थल के भौतिक संस्कृति और परिवर्तन आया, जैसे कि देखिए यहाँ क्या क्या परिवर्तन आया। तो सभ्यता के विशिष्ट पुरातत्व वस्तुओं को बाटो मुहर तथा विशिष्ट मन के समाप्त हो गया होगा, इसके वजह से जो है वहां ये हड़प्पा का अंत हुआ। या लेखन, लंबी दूरी की व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता होगा, उसको समाप्त हो गया होगा। समाप्त तो थोड़ी जो है वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ी ही माल प्रयोग में लाया जाता होगा। आवास निर्माण के लिए तकनीकी का ह्रास हो गया होगा, या बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद होने लगा होगा। तो ये सारा चीज जो था वो हड़प्पा का मतलब माना जाता है कि अंत में ये सारा चीज हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब ये खत्म कैसे हुआ, तो उसका निम्नलिखित कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, मतलब वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगा होगा, या फिर तो बरसात पड़ने लगा होगा, ठंडा पड़ने लगा होगा, इस वजह से जो हड़प्पा का पतन हो गया। या फिर तो जंगल का कटाई, बहुत ज्यादा जंगल कटाई हो गया होगा, इसलिए इसका पतन हुआ। भीषण बाढ़ हो सकता है आ गया होगा, नदी सूख गया होगा, या फिर तो नदी का मार्ग बदल गया होगा, इस वजह से जो था हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। भूमि का अत्यधिक उपयोग कर दिया गया होगा, या सुदृढ़ एकीकरण का तत्व का अंत हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य देन या उपलब्धियां क्या क्या था, हड़प्पा सभ्यता द्वारा क्या क्या दिया गया। तो नगर निर्माण का योजना, हड़प्पा सभ्यता में देखिए कि उतना पुराना सभ्यता था, वो लोग ज्यादा नगर को मतलब नियोजन करके बसाया था। शिल्प उत्पादन शैली दिया गया है ना, हड़प्पा सभ्यता का देन है। सार्वजनिक भवन का निर्माण कैसे करना, उसका वही लोग का देन है। उत्कृष्ट जल निकासी, जल निकालने की व्यवस्था भी जो था वो हड़प्पा सभ्यता से सीखने के लिए मिलता है कि मतलब किस तरह से लोग जल को निकासी करते थे। मुहर का निर्माण, अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, एक नगरीय सभ्यता का संकल्पना हो गया, कृषि एवं पशुपालन, ये सारा चीज जो था वो, आभूषण का प्रयोग, निपुण नागरिक प्रबंध, भवन का निर्माण एवं कला स्थापत्य, ये सारा चीज जो है हड़प्पा सभ्यता से हम लोग को सीखने के लिए मिला है। नेक्स्ट आता है कनिघम क्या होता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम जनरल अलेक्जेंडर कनिघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिघम जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविदों का खनन शुरू किया था और यह लिखित स्रोत का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। और कनिघम के जो है मुख्य रुचि जो था आरंभिक ऐतिहासिक, मतलब जो शुरुआत होता था उसके ऐतिहासिक, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उसके बाद के कालखंडों से जो है वो संबंधित पुरातत्व में थे। कनिघम का भ्रम है ना, इसका क्या भ्रम था। तो हड़प्पाई पुरावस्तुओं 19वीं शताब्दी में कभी कभी जो मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिघम तक पहुंचे भी थे, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पुरातत्व कितनी पुरानी है, लेकिन कितना प्राचीन है। एक अंग्रेज कनिघम को जो है एक हड़प्पाई मुहर दिया और उन्होंने मुहर पर जो है ध्यान दिया, तो उन्होंने एक ऐसे कालखंडों का मतलब दिनांकित करने में असफल प्रयास किया जिससे कि वे परिचित थे। अब उसके जो है वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए थे और वह मुहर कितनी प्राचीन था। सो कनिघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का एक प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों को संबंधित, और जबकि यहाँ की मुहर गंगा घाटी के शहर से भी मतलब पहले के था। उनके सुनिश्चित अवधारणा चलते गए, है ना। आशय की बात नहीं था कि मतलब हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गया। सो एक नवीन प्राचीन सभ्यता 20वीं शताब्दी के बाद आरंभिक दशकों के जो है वो पुरातत्वविदों ने जो है वो हड़प्पा के मुहर की खोज निकाला और निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तर के कहीं अधिक प्राचीन स्तरों पर समृद्ध था। और इसके महत्व को समझने के लिए जो है समझा जाने लगा, और खोजों के आधार पर जो है 1924 में भारतीय पुरातत्वविदों ने जो था वो सर्वेक्षण किया और डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल जो है पूरा विश्व में एक सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये नवीन सभ्यता का खोज में मतलब घोषणा कर दिया कि ये जो है एक नया सभ्यता खोजा गया है। तो इसका जो PDF है आप लोग का यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं।